Well, hello everyone. Here we are with our next lecture जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 7 में हम ऑलरेडी एक लेक्चर कवर अप कर चुके हैं जिसमें हमने बात की थी कि फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। हमने 4 कंपोनेंट्स कवर किए थे जिसमें पहला था स्ट्रेंथ, दूसरा था फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा था एंड्योरेंस और चौथा था स्पीड। इन चारों को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है हमने सारा वर्कआउट कर लिया था। पिछला लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे वर्कआउट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं अगले टॉपिक की कि एक्सरसाइजेस का, अगर हम रूटीन में एक्सरसाइजेस करते हैं, फिजिकल फिटनेस की तरफ बढ़ते हैं, तो इससे हमारे अलग अलग सिस्टम्स पे क्या क्या फर्क पड़ता है। मैं किन सिस्टम्स की बात करता हूं? वैसे तो एज अ होल बहुत बड़ा बॉडी सिस्टम है, पर अगर हम बात करें, हम 2 मेन की बात कर लेते हैं। इफेक्ट ऑन कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम या कार्डियो लंग्स सिस्टम, हार्ट और लंग्स पे क्या फर्क पड़ता है, और दूसरा हम देखेंगे मसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये 2 मेन है। इन दोनों को वर्कआउट करने के बाद हम एजिंग के इफेक्ट देख लेंगे कि बॉडी पे एजिंग के क्या इफेक्ट आते हैं। देन हम कुछ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज की बात कर लेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का पहला टॉपिक है that is effect of exercises on your cardiopulmonary system, या मैं उसे कहूं effect of exercise on कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी आपके हार्ट और आपके लंग्स पे क्या फर्क पड़ेगा। कार्डियो मींस आपके हार्ट की बात हो रही है, रेस्पिरेटरी यानी आपके लंग्स की बात हो रही है। तो एज अ होल पहले मैं आपको एक सिनॉप्सिस दे देता हूं, यहां पे वर्कआउट कर लेंगे कौन कौन सी चीजें बताई हुई है। तो सबसे पहली चीज है, जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम इसे 2 मेरिट्स पे पढ़ेंगे। जब कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, एक तो वो फर्क होगा जो आप इमीडिएटली फील करेंगे जब आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं, उसके 1 घंटा बाद, उसके विद इन 2 आवर्स और 3 आवर्स की ड्यूरेशन के दौरान जो आपको फील होता है विद इन 1 डे और 2 डे, यानी शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या आएंगे। लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी बॉडी क्या लॉन्ग टर्म में फील करने लगेगी, दैट विल बी द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी देख रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट में सबसे पहला कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एक्सरसाइजेस का क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला है टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाती है। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या है? विदाउट एनी एफर्ट एक नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट में जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं विदाउट एनी एफर्ट, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। इसकी जो जेन्युइन केस में वॉल्यूम मानी जाती है वो 500 ml यानी आधा लीटर मानी जाती है। यानी जब आप विदाउट एनी एफर्ट सांस ले रहे हैं, इंस्पिरेशन ब्रीद इन, सांस छोड़ रहे हैं, एक्सपिरेशन ब्रीद आउट, उस दौरान कितने ml सांस आई या फिर कितने ml सांस गई, मैं या फिर कह रहा हूं, यानी 500 ml इन इज टाइडल, 500 ml आउट इज ऑल्सो टाइडल। तो टाइडल वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है। टाइडल वॉल्यूम की एक रेंज होती है, दैट इज 350 टू 500 ml। तो अगर आप रूटीन में एक्सरसाइजेस करते हैं, इमीडिएटली आपको लगेगा कि आपकी टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। जितना एयर इन जाएगी उतना ज्यादा बॉडी को ऑक्सीजन और एयर की सफिशिएंसी रहेगी, एक अच्छी बात रहेगी। दूसरा फायदा रहेगा क्या? पल्मोनरी परफ्यूजन। पल्मोनरी परफ्यूजन का मतलब है जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी हार्ट की ब्लड को पंप करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, जिसे हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। इससे लंग्स के पास ज्यादा ब्लड पहुंचेगा, लंग्स ब्लड को ज्यादा ऑक्सीजनेट कर पाएंगे, इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, आपकी सेल रिवाइटलाइज हो जाएंगे। इसे पल्मोनरी परफ्यूजन कहा जाता है। पल्मोनरी मतलब लंग्स, परफ्यूजन का मतलब है ऑक्सीजन का डिफ्यूजन फ्रॉम लंग्स टू ब्लड। मैं तीसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो है एलिवेटेड हार्ट रेट। आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी के पास पंपिंग बढ़ जाएगी। इसके अलावा नई कैपिलरीज बनेंगे, न्यू कैपिलरी फॉर्मेशन। अब ये कैपिलरी क्या है? जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हाईवे है, जब आप गूगल मैप्स वगैरह चलाते हैं तो एक रास्ता होता है जो शहर की तरफ जा रहा होता है और एक रास्ता होता है जो शहर से बाहर जा रहा होता है।
वो रास्ता जो आपको शहर की तरफ लेके जा रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेन। यानी जो पाइप ब्लड को हार्ट के पास लेके जाए, दैट इज अ वेन। और जो पाइप ब्लड को हार्ट से दूर ले जाए, दैट इज आर्टरी। और आपने ये भी देखा होगा गूगल मैप के अंदर, वो जो रोड है जो सिंगल जा रही है शहर की तरफ, जैसे ही शहर में घुसती है उसका एक नेटवर्क बन जाता है, गलियां हैं, मोहल्ले हैं, वहां पे वो रोड कई हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। सिमिलर चीज, वेन, आर्टरी, बीच में शहर, दैट इज योर बॉडी सिस्टम। और उसके पास जाके ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, बारीक हो जाती हैं, और वहीं पे एक्सचेंज चलता है। उस एक्सचेंज की जगह को नाम दिया जाता है कैपिलरीज। अपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो कैपिलरीज का काउंट बढ़ जाएगा, इससे सप्लाई सिस्टम बेटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपकी टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। टोटल लंग कैपेसिटी हमारी कितनी होती है, इसमें हम मैक्सिमम एयर इन, मैक्सिमम एयर आउट, उसके बाद भी लंग्स में कितनी बची, ये सारी वैल्यूज ऐड कर देते हैं। और इसकी जो रेंज बनती है वो बनती है 4800 टू 6000 ml, यानी 4800 से 6000 ml तक की हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होती है। तो अगर मैं एक नॉन फिजिकल बैकग्राउंड का पर्सन हूं, यानी कि मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं करता हूं, अपनी रूटीन परफॉर्म करता हूं, तो शायद मेरी टोटल लंग कैपेसिटी 4800 टू 5000 चल रही होगी, 4800 से 5000। लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज करता हूं तो ये वैल्यू को बढ़ा के 5500 6000 ml तक भी ले जाया जा सकता है। यानी अगर आपकी लंग की एयर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई तो उससे आपकी बॉडी का रिजर्व बढ़ गया, एयर रिजर्व बढ़ गया, इससे आपको स्टैमिना बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। देन हमारे पास आता है ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, फिल्टरेशन बेटर होगी, किडनी ढंग से काम कर पाएगी। देन हमारे पास आता है कार्डियक आउटपुट का बढ़ जाना। ये कार्डियक आउटपुट बेटा क्या चीज होती है, कार्डियक आउटपुट का सीधा सा मतलब है हार्ट एक सिंगल बीट के अंदर 70 ml ब्लड निकालता है। और इसे मैं एक बीट की बजाय 72 बीट के हिसाब से देखूं, जो कि 1 मिनट में है, तो दैट कम्स आउट टू बी 5 लीटर्स। तो वो जो 5 लीटर की वॉल्यूम है जो ब्लड पंप हुआ है हार्ट से 1 मिनट के अंदर, दैट इज आउटपुट। और आउटपुट जितनी बेटर रहेगी उतना ही आपके ऑर्गन्स को ऑप्टिमम सप्लाई मिलती रहेगी। तो ऑर्गन्स डाई ना करें, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ना हो, इसके लिए हर ऑर्गन तक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड का पहुंचना जरूरी होता है, जिसके लिए आउटपुट अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज से आपका आउटपुट अच्छा होगा, वेंट्रिकल्स की फोर्स बढ़ जाती है। देन हमारे पास आता है सेल कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं। ये सेल कंपोनेंट्स क्या चीज है, सेल कंपोनेंट का सीधा सा मतलब है आपके ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का काउंट एनहांस हो जाता है, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, और इसके अलावा वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाती है। वाइटल कैपेसिटी क्या चीज है, वाइटल कैपेसिटी का मतलब है मैक्सिमम एयर इन टू मैक्सिमम एयर आउट, यानी कितनी आप एयर मैक्सिमम इन कर सकते हैं एक लंबी सांस लेने के बाद, मैक्सिमम एक लंबी सांस छोड़ना। और इस टोटल ड्यूरेशन को, या मैं टाइम के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, मैं एमएल के हिसाब से कह रहा हूं, इस प्रॉपर सेगमेंट को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। नॉर्मल पर्सन में 4500 से 4800 यानी 4500 टू 4800 होती है। तो वाइटल कैपेसिटी एनहांस होगी, टोटल लंग कैपेसिटी पे तो फर्क पड़ेगा ही। ये सारे शॉर्ट टर्म इफेक्ट है जो आपके कार्डियोवैस्कुलर पे जाते हैं। देन हमारे पास आते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यानी लंबे टाइम में आपकी बॉडी क्या महसूस करेगी। आप देखते हैं जब आप एक नई नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, 5-6 दिन आपकी बॉडी में एक मीठा मीठा सा दर्द रहता है, कारण आपकी बॉडी को लैक्टिक एसिड की आदत नहीं होती है, आपकी मसल्स को। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाते हैं, उसे एक रूटीन बना लेते हैं, कुछ दिनों में वो दर्द गायब हो जाते हैं, कारण आपकी बॉडी ने लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करना सीख लिया है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या बनता है, आपकी बॉडी लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करना सीख जाती है। देन रेस्टिंग हार्ट रेट रिड्यूस हो जाती है। रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो हार्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए आपको। उस टाइम अगर आपकी हार्ट रेट 55 से 65 चल रही है, दैट इज वेरी मच बेटर, क्योंकि बॉडी ऑर्गन्स को ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आप रेस्ट में है। लेकिन अगर किसी पर्सन की बैठे बिठाए रेस्ट पोजीशन में भी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, दैट इज अ डेंजर साइन।
अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट रिड्यूस होती है, आपकी बॉडी को एंजाइटी फील नहीं होती। देन हमारे पास तीसरा आ रहा है, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू हो जाती है, धीरे धीरे इनिशियली ये बढ़ता है और उसके बाद में आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहना स्टार्ट हो जाता है। देन हमारे पास क्या है, जब आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, तो इससे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डाउन होते हैं, इससे आपकी ब्लड वेसल्स की हेल्थ अच्छी होती है, यानी एलडीएल का अमाउंट कम हो जाएगा, एचडीएल का अमाउंट बढ़ जाएगा। एचडीएल एलडीएल को उठाएगा, लिवर में जाके डंप कर देगा कि जाओ भाई इसे निकालो बॉडी से बाहर। तो यहाँ पे मैंने आपको एक हल्का सा हिंट दे दिया, दो तरह के लिपिड्स होते हैं, एचडीएल एलडीएल। एचडीएल जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, एलडीएल जितना कम हो उतना अच्छा। देन हमारे पास क्या है, रैपिड रिकवरी। ये रैपिड रिकवरी क्या चीज है, दैट मीन्स आपकी मसल जल्दी से रिकवर करती है ताकि वो अगले इवेंट के लिए रेडी हो जाए। अगर आपकी मसल रिकवरी लेने में ज्यादा टाइम लेंगे तो इसमें आपका बहुत सारा प्रीशियस टाइम वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सीढ़ियां चढ़े, आपने कोई क्लास कंडक्ट करनी है, आपने कोई ऑफिस मीटिंग लेनी है, सीढ़ियां चढ़ के आपकी मसल थकावट मान गई, वहां पे आप 20 मिनट बैठे रहे जबकि आप मीटिंग हॉल के अंदर बहुत सारे लोग आपकी वेट कर रहे हैं, आपकी सांस फूल गई थी, आपकी मसल थकावट मान गई। अगर आप एक्सरसाइज रूटीन में करते हैं तो आपकी मसल रिकवरी भी जल्दी ले लेगी, रिकवरी जल्दी लेगी तो जल्दी से आप अगला काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप ये सारा मैटर जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने थ्योरी के नोट्स के अंदर। देन हमारे पास क्या है, हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वो तो शॉर्ट टर्म में भी बढ़ी थी, वो लॉन्ग टर्म के अंदर भी बढ़ जाएगी, ओवरऑल हार्ट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी और इससे हार्ट को होने वाले रिस्क जो है वो कम हो जाएंगे। जैसे ये होता है, कार्डियक फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आर्टरीज और वेन्स की क्लॉजिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, ये सारे रिस्क कम हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइजेस का, आपके हार्ट और लंग्स पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होता है। चलिए मैं स्लाइड्स पे वर्कआउट कर लेता हूं। कार्डियो सिस्टम, कार्डियो सिस्टम में 3 हिस्से हैं, आपका हार्ट यानी पंप, ब्लड वेसल्स यानी कि वो पाइप्स जो ब्लड को लेके जाएंगे, और तीसरा खुद ब्लड जिसने चीजों को ले जाना है। तो इसका मेजर फंक्शन क्या है, पूरी बॉडी के पास गैसेस पहुंचाना, न्यूट्रिशन पहुंचाना, CO2 को ले जाना, वेस्ट को ट्रेवल कराना ताकि उसे किडनी के पास भेजा जाए, ब्रेन से या पिट्यूटरी से हार्मोन्स को ट्रेवल करना, ग्लैंड से हार्मोन को इनफैक्ट ट्रेवल करना ताकि उसे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जा सके, पूरी बॉडी में हीट का ट्रांसपोर्ट करना ताकि बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहे, सॉल्ट फ्लूइड बैलेंस बनाना ताकि आपको डिहाइड्रेशन या ओडीमा ना हो जाए। ये सारे काम आपके कार्डियो सिस्टम के होते हैं। तो एक्सरसाइजेस का क्या इफेक्ट आता है, मैं फिर वही बात एक्सप्लेन कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दो तरह के इफेक्ट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आप नोज, यहां से एयर इनहेल की जाएगी, नेजल कैविटी, यहां पे एयर का टेम्परेचर कंट्रोल किया जाएगा, फेरिंग्स से कॉमन स्पेस होता है, लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स होता है, ट्रेकिया आपकी विंड पाइप का नाम होता है, ब्रोंकाई, जब ट्रेकिया लंग्स के अंदर जाता है तो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, देन आर इनफैक्ट लंग्स। एयर इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंट्री लेती है ओरल कैविटी के थ्रू या नेजल कैविटी के थ्रू, एंड देन वो आगे मूव करती है, लंग्स तक पहुंचती है। मेजर फंक्शन क्या है लंग्स का, गैसियस ट्रांसपोर्ट, यानी ब्लड से CO2 को निकाल के बाहर भेजना और ब्लड को एक गैस देना, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन। देन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एक्सरसाइजेस का क्या इफेक्ट है, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्टिंग हार्ट रेट रिड्यूस होगी, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट क्या आएगा, एक बार के लिए आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, इससे ऑर्गन्स तक सप्लाई बेटर होने के आदत सी डेवलप हो जाती है बॉडी को। देन इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, मैंने तो कार्डियक आउटपुट की बात की थी बेटा, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप आउट करता हार्ट, दैट इज कार्डियक आउटपुट, और एक सिंगल बीट में 70 ml ब्लड निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये कह रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी, इनफैक्ट स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी तो आउटपुट तो बढ़ेगी, 5 गुना तक बढ़ जाती है। देन
इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट, ये उसी से लिंक हो गया, एक बीट में ब्लड पंपिंग बढ़ेगी तो ओवरऑल कार्डियक आउटपुट भी तो बढ़ेगी। देन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, ठीक है ये सारी चीज। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। इंक्रीज इन वाइटल एयर कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी आपको याद होगा, मैक्सिमम एयर इन टू मैक्सिमम एयर आउट, इसका रेंज बढ़ जाता है। तो आप ज्यादा एयर खींच पाते हैं और आप ज्यादा एयर छोड़ भी पाते हैं, जिससे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 के लेवल सुधरे हुए रहते हैं। देन इंक्रीज इन रेजिडुअल वॉल्यूम, अब ये क्या है रेजिडुअल एयर वॉल्यूम? मैक्सिमम सांस छोड़ने के बाद भी लंग्स की शेप को मेंटेन करने के लिए जो एयर लंग्स में रह जाती है उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। देन पैसिव एल्वलाइज बिकम्स एक्टिव, यानी कि कुछ एल्वलाइज हमारे लंग्स के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एल्वलाइज होती हैं, छोटे छोटे बलून्स जहां से गैसियस एक्सचेंज होना है लंग्स में। तो अगर आपकी बॉडी में 3 मिलियन के करीब, मैं फॉर एग्जांपल मान रहा हूं, तो 3 मिलियन के करीब एल्वलाइज थे, उनमें से 1 मिलियन काम कर रहे थे और 2 मिलियन थे जो पैसिव पड़े थे, वो देख रहे थे जब कभी जरूरत पड़ी तब हम भी काम कर लेंगे एक्सरसाइजेस वगैरह के केस में, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बंदे का लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, पड़ा सा रहता है बंदा, तो ज्यादातर एल्वलाइज को काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है, दे आर पैसिव एल्वलाइज। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो सभी को काम पे लगा दिया, चलो भाई लगो काम पे, सभी को एयर एक्सचेंज करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो पैसिव एल्वलाइज जो काम नहीं कर रहे हैं उन्हें भी एक्टिविटी के अंदर उतरना पड़ता है, बॉडी की ऑक्सीजनेशन बेटर हो जाएगी। देन ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का चार्ट हो गया, आपके सामने ये सारा का सारा चार्ट पड़ा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे। वही चीज आप पेन एंड पेपर लेके एक लिस्ट बनाएंगे, मैं आपको एक लिस्ट के थ्रू ये सारी चीजें रिकैप करवा दूंगा, मस्कुलर सिस्टम पे क्या क्या असर पड़ेंगे। सबसे पहला है मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, दूसरा क्या है ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है मसल्स के पास, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है लैक्टिक एसिड इनिशियली बढ़ता है, बाद में टॉलरेंस डेवलप होनी शुरू हो जाती है। चौथी चीज क्या है फटीग डिले होनी शुरू हो जाती है, थकावट देर से आती है। पांचवी चीज क्या है इंजरी के रिस्क, मसल इंजरी होने का रिस्क जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, मसल को वार्म अप होने का टाइम मिल जाता है और कैपिलरी का काउंट बढ़ जाता है जिससे मसल्स को ज्यादा सप्लाई मिल पाएगी। ये सारे डायरेक्ट शॉर्ट टर्म इफेक्ट हैं जो आपकी मसल्स को मिलते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या मिलेंगे, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लाजिया दो डिफरेंट टर्म्स होती हैं, यहां पे मैं थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म में ये बात बता रहा हूं। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी का मतलब है मसल सेल, जिसे हम मसल फाइबर भी कहते हैं, ऐसा शेप की वजह से होता है, उस मसल सेल की शेप ही फाइबर की तरह होती है, तो एक मसल सेल को एक मसल फाइबर भी कहा जा सकता है। मसल सेल के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम होता है एक्टिन मायोसिन, वही कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाते हैं। तो रूटीन एक्सरसाइजेस से मसल सेल के अंदर एक्टिन मायोसिन बढ़ जाएंगे, जिससे मसल का साइज बढ़ेगा, नंबर नहीं बढ़ेगा। अगर मसल का साइज इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी अच्छी हो जाएगी, मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी का मतलब है मसल का साइज बढ़ना, मसल सेल का साइज बढ़ना, ना कि मसल सेल का काउंट बढ़ना। अगर आप कह रहे हैं मसल सेल का काउंट बढ़ाना चाहते हो, दैट इज मस्कुलर हाइपरप्लाजिया। लेकिन इंसानों में ये रेयर है कि हमारे अंदर मसल सेल का काउंट बढ़ जाएगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी मसल सेल का साइज बढ़ता है, ना कि काउंट बढ़ता है। काउंट बढ़ना ह्यूमंस के अंदर रेयर होता है, मैं डिनायल में नहीं हूं, लेकिन चांस फैक्टर बहुत कम होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, व्हाट इज हाइपरट्रॉफी, व्हाट इज हाइपरप्लाजिया। तो एक्सरसाइजेस का इफेक्ट होता है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी के बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज है मस्कुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो बॉडी की शेप अच्छी हो जाती है, आप दिखने में अच्छे लगेंगे, आपका पोस्चर अच्छा रहेगा, आपकी पर्सनालिटी, आपकी पर्सोना निखर के आती है। देन हमारे पास है क्या स्ट्रॉन्गन टेंडन एंड लिगामेंट्स, इससे आपको स्ट्रेन और स्प्रेन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। स्ट्रेन यानी कि मसल में खिंचाव, कुछ उठाने लगे थे, मसल में स्ट्रेन हो गया। स्प्रेन मतलब ट्विस्टिंग, मोच आ जाना,
तो वो चांसेस भी कम हो जाएंगे। वो लिगामेंट इंजरी होती है तो इनके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपकी मसल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएंगे, मसल सेल के अंदर मायोग्लोबिन पिगमेंट बढ़ जाएगा, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था। देन एक्सेसिव फैट को मैनेज करने में आपको हेल्प मिलेगी, आपकी मसल के अंदर एटीपी रिजर्व बढ़ जाएगा। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। तो मैंने आपको एक लिस्ट बता दी, ये सारी चीजें आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म क्या इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म क्या है। चलिए मैं स्लाइड के थ्रू इस टॉपिक को पढ़ता हूं। So, muscle is a specialized tissue which enables the body and its part to move and give shape to the body. Muscles का काम मूवमेंट होता है। एक्सरसाइजेस का इफेक्ट क्या होता है? मसल का शेप चेंज होता है, मसल का साइज चेंज होता है। इन्होंने भी काउंट नहीं लिखा, ह्यूमंस में रेयर होता है। देन मोर एनर्जी सप्लाई टू द मसल, इसके कारण मायोग्लोबिन का बढ़ना, कैल्शियम का बढ़ना, एटीपी का बढ़ना, एक्टिन मायोसिन का बढ़ना, ये सारे कारण होते हैं। देन इंप्रूव रिएक्शन टाइम, मतलब आप इमीडिएटली रिएक्ट कर पाते हैं। कैपिलराइजेशन, यानी कि ज्यादा कैपिलरी डेवलप होंगी ऑर्गन के आसपास, तो ऑर्गन की ब्लड सप्लाई सुधरेगी। देन रिडक्शन इन फैट, मस्कुलर एंड्योरेंस, पोस्चर, कंट्रोल्स एक्स्ट्रा फैट, डिलेज फटीग, इंक्रीज फूड स्टोरेज, स्ट्रेंथ एंड स्पीड। ये सारी चीज हो गई, ये तो खैर आपके काम का नहीं है अभी फिलहाल के लिए। मैं अगले टॉपिक पे मूव ऑन कर रहा हूं, दैट इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सभी आप फील करेंगे आज से 15, 20 साल, 30 साल बाद, जब आपकी बॉडी डेक्लिनेशन पे होगी। तो पहली चीज, इंक्रीज्ड रिजिडिटी ऑफ द चेस्ट वॉल। तो चेस्ट के अंदर रिजिडिटी फील होना शुरू होती है, डिस्कंफर्ट फील होना शुरू होता है। देन रेस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ कम होती है, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाती है, वो रिलैक्स सी ब्रीदिंग रेट नहीं रहती है। देन कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता, डिक्रीज हो जाती है। दैट मींस 1 मिनट में 5 लीटर की बजाय हो सकता है हार्ट अब 4 लीटर ब्लड पंप आउट कर रहा हो, 3.5 लीटर पंप आउट कर रहा हो, 3 लीटर पंप आउट कर रहा हो। जितना ये कम होता जाएगा उतना ही हम कहेंगे हार्ट अपना काम करने में फेल हो रहा है, जिसे कॉमन भाषा में हार्ट फेल कहा जाता है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि 5 के बजाय 4 लीटर ब्लड पंप हो रहा है तो आप उसे हार्ट फेल कह देंगे। दैट मीन्स हार्ट को जितना काम करना चाहिए वो उतना नहीं कर पा रहा है, तो ये माइनर, मेजर, मॉडरेट हार्ट फेल के अंदर कंसिडर किया जाएगा। देन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि आर्टरीज की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। कैल्सिफिकेशन होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से आर्टरीज अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देती हैं, जिससे वेसल्स को ज्यादा ब्लड प्रेशर फील होता है। देन impaired गैस एक्सचेंज इन द लंग्स, एल्वलाई की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, उनकी मेम्ब्रेन थोड़ी सी थिकनिंग हो जाती है, जिससे क्या है, गैसियस एक्सचेंज कम हो जाएगा। देन इंक्रीज नहीं है, देन इज डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, यानी वो 45 to 4800 ml की जो कैपेसिटी थी, मैक्सिमम इन टू मैक्सिमम आउट, वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। देन स्लोअर एक्सपिरेटरी फ्लो रेट्स इन द लंग्स, इंक्रीज फैट अक्यूमुलेशन, मेटाबॉलिज्म कम होगा तो शुगर को फैट में बदल बदल के बॉडी में जमा करवाया जाएगा। देन डिक्रीज लीन बॉडी वेट, डिक्रीज कैल्शियम एंड फास्फोरस कंटेंट इन द बोन्स। ये सारे के सारे इंपैक्ट हैं। 3 से 5 नंबर में ये सवाल आता है, 10 पॉइंट आपके पास रेडी है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए मैं फिलहाल इतना ही पढ़ाऊंगा। मिलते हैं तीसरे लेक्चर में, जिसमें हम कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज की बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।